हर बार पे आप देख रहे हैं कि हर बार जो होता है वो रेफ्यूज के लिए भारत आते हैं। इस बार उन्होंने ये निर्णय किया कि हम यहीं रहेंगे। और सैटरडे को ढाका में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। पहले तो इवन मोहम्मद यूनस उन्होंने कहा, कुछ कहा ही नहीं, थोड़ा बहुत ही कहा। फिर उन्होंने कहा ये सेकेंड लिबरेशन है। ये सेकेंड लिबरेशन वो कह रहे हैं, मतलब कि ये सेकेंड लिबरेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब पहली लिबरेशन जो हुई थी 1971 में, उसके खिलाफ है ये। जब भी कोई अनरेस्ट होता है, बांग्लादेश कोई स्थिति वहां पे बिगड़ती है, कुछ भी होता है, तो भारत पे इमीडिएटली असर पड़ता है। उनके सपोर्ट से ये सब जो हो रहा है बांग्लादेश में, बिल्कुल वही उन दिनों की याद आती है। और वही लोग जो हैं उनके पीछे पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के साथ जो अन्य देश जो कहते हैं, उनका नाम इसलिए उभर के आ रहा है क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद यूनस जो है वो वेस्ट के करीब, बहुत करीब हैं। नमस्कार। मैं आपके साथ हूँ राजेश कुमार। और इस वक्त हमारे साथ वीना सीकरी जी हैं, फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश, इंडियन डिप्लोमेट और पहली बांग्लादेश की महिला हाई कमिश्नर रही हैं। और इस वक्त क्योंकि बांग्लादेश में ऐसे हालात हैं, तो इस पर वीना सीकरी से माकूल और बेहतर कोई और बताने वाला नहीं होगा मौजूदा हालात को। वीना जी, संवाद पर स्वागत है आपका। नमस्कार। आपने आपने कहा कि बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति है वो भारत के लिए अलार्मिंग है। ऐसा क्यों लगा आपको? देखिए, बांग्लादेश हमारे लिए एक बहुत ही नजदीक, हम बांग्लादेश भारत का बहुत ही नजदीक का रिश्ता है। एक तो हमारी बॉर्डर है, 4,000 किलोमीटर की बॉर्डर है। और बॉर्डर, हालांकि फेंसिंग वगैरह होती है, लेकिन इट इज अ पोरस बॉर्डर, बॉर्डर खुला रहता है और आने जाने का बहुत होता है। इलीगल इमिग्रेंट्स का आपको पता ही है, भारत में प्रॉब्लम है। तो जब भी कोई अनरेस्ट होता है, बांग्लादेश कोई स्थिति वहां पे बिगड़ती है, कुछ भी होता है, तो भारत पे इमीडिएटली असर पड़ता है। और ये एक सोशल लेवल पे है। दूसरी बात कि ट्रेड, इकोनॉमिक टाइज इतने ज्यादा हैं हमारे। भारत की जो इन्वेस्टमेंट हैं बांग्लादेश में, ट्रेड बांग्लादेश का के एक्सपोर्ट्स भारत को $2 बिलियन हैं। और भारत के एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश को करीब 9-10 बिलियन डॉलर हैं, उससे भी ज्यादा बढ़ते हैं किसी सालों में। तो इससे क्या होता है कि अगर ऐसी कोई कोई भी स्थिति हो जाए, ट्रेड बंद हो जाती है, बॉर्डर बंद हो जाता है, तो इसमें इसके बड़े भारी प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर भारत और बांग्लादेश के बीच क्योंकि इतने घने रिश्ते हैं, गहरे रिश्ते हैं, तो जो जैसे कि भारत बांग्लादेश के लोग भारत बहुत आते हैं विजिट पे। वीजा का जो मामला है, भारत जो है बांग्लादेश को एक साल में 15 से 20 लाख वीजा देते हैं। और लोग यहाँ आते हैं पढ़ाई के लिए, लोग आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, टूरिज्म के लिए, शॉपिंग के लिए, बहुत सारी होते हैं। तो ये भी जब भी जैसे अभी आजकल जो हालात है, हमारा वीजा का पूरा बंद हो गया है। हम्म। तो जो भी बांग्लादेश होता है, हर बार हमने देखा है, ये आज की बात नहीं है, ये तो सदियों से ऐसी बात है। हम्म। 1952 तक तो देवर नो वीजा, इवन नो पासपोर्ट, नथिंग। लोगों का खुला आना जाना था भारत और बांग्लादेश, तब ईस्ट पाकिस्तान के बीच। और उसके बाद भी काफी आना जाना है, लेकिन 1965 के बाद, जब 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, तब ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने सारे, उसके बाद क्योंकि वो हार गए थे, वो बड़े नाराज थे, तो वो उन्होंने भारत और ईस्ट पाकिस्तान के बीच जितनी कनेक्टिविटी के रिश्ते थे, सारे तोड़ दिए। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, सारे जो थे, मतलब वो बिल्कुल ही उन्होंने तोड़ दिए। और उसका असर बहुत गहरा था उस वक्त। आज तक हम लोग उसका असर ठीक करने में लगे हुए हैं। जी। इस वक्त क्योंकि वहां पर जो बांग्लादेश के जमात इस्लामी पार्टी है वो उभर कर आई है, कहा जा रहा है कि आईएसआई से उसका कनेक्शन है। तो ये किस तरह आप देख रहे हैं कि जो मौजूदा स्थिति में जमात इस्लामी का उभरना वहां पर, ये क्या कुछ दिखा रहा है? जी, ये तो खैर बिल्कुल ही अ, तब से 1971 में, जब जो जंग छिड़ी थी, लिबरेशन वॉर हुआ था बांग्लादेश का, तब जो रिश्ते, क्या कौन से फोर्सेस थे, कौन से ग्रुप थे? एक थी
ईस्ट पाकिस्तान की आवाम थी, मुक्ति योद्धा थे जो लिबरेशन चाहते थे, अवामी लीग थी, उनके नेतृत्व में शेख मुजीब थे, एक तरफ ये सब थे, उनके साथ भारत की सरकार, भारत की आर्मी जुड़े हुए थे, उन्होंने इकट्ठे शोल्डर टू शोल्डर मिलके उन्होंने किया। और दूसरी साइड पे कौन थे? दूसरी साइड पे थे पाकिस्तान आर्मी थी, और उनके साथ समर्थक जो बांग्लादेश, जो ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, उसके पाकिस्तान आर्मी के साथ समर्थक जो थे, उनके बिल्कुल लीडरशिप रोल में जमात इस्लामी थी। जमात इस्लामी एक ऐसी संस्था है जो मौदूदी ने बनाई थी। उसकी पाकिस्तान में जमात इस्लामी है, बांग्लादेश में है, भारत में भी कुछ हद तक छोटी सी है, लेकिन यहाँ इतनी कम तेज नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में जो थी, उनके घने रिश्ते थे पाकिस्तान के साथ। और उनके जरिए जो जमात इस्लामी के अमीर थे उस वक्त थे, गुलाम आजम थे उनके अमीर, उन्होंने ये छोटी छोटी गुट बनाए थे, रजाकार, जो लोग पाकिस्तान के फौज के साथ काम करते थे, जो लिबरेशन वॉर को अपोज करते थे, जो नहीं चाहते थे कि लिबरेशन वॉर हुए, वो बिल्कुल पाकिस्तान से बन के रहना चाहते थे, वो उनको रजाकार कहते था। कई थे वो, उनके ग्रुप से कई, उन्होंने कई दल बनाए जो लोगों को बहुत ही, उन्होंने किलिंग्स, रेप, लूटिंग सब इनके जरिए हुआ, ये रजाकार ग्रुप्स के जरिए। तो आज जो जमात इस्लामी के जरिए से, उनके सपोर्ट से ये सब जो हो रहा है बांग्लादेश में, बिल्कुल वही उन दिनों की याद आती है। और वही लोग जो हैं, उनके पीछे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के साथ जो अन्य देश जो कहते हैं, उनका नाम इसलिए उभर के आ रहा है क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद यूनस जो है वो वेस्ट के करीब, बहुत करीब हैं, और हम्म। हमेशा से बहुत करीब रहे हैं। तो उनका नाम इसलिए 2007 में भी उनका नाम उभर के आया था। तब उन्होंने सोचा था कि मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, लेकिन वो असफल रहे उसमें। तो अब भी उनका नाम, वो बन गए हैं हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। और ये जो प्लानिंग हुई है इसके लिए, जो बांग्लादेश में जो हुआ है, उसकी प्लानिंग बहुत सीरियस है। ये स्टूडेंट्स का नाम ही रखा जा रहा है सामने से कि स्टूडेंट्स का है, स्टूडेंट्स का भी नहीं चाहते। लोग चाहते नहीं कि ये तख्ता पलट के पीछे जो ताकतें थी, वो नहीं चाहते कि आगे बढ़ के आए, इसलिए स्टूडेंट्स का नाम रखा जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स का नाम देखिए तो, स्टूडेंट की जो ग्रुप्स हैं, वो हमेशा एक बहुत पेट्रियाटिक ग्रुप्स रहे हैं। वो शेख मुजीब को बड़ा मानते हैं, बड़े पेट्रियाटिक हैं, दे बिलीव लिबरेशन वॉर, दे बिलीव इन द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। और उन्होंने वो हर बार जो है उनके, और उनका रोल जो है बांग्लादेश में बहुत ही एक्टिव रहा है हमेशा से। 1971 में जब 25 मार्च को जब लिबरेशन वॉर शुरू हुई और याया खान ढाका छोड़ के चले गए, उन्होंने अपने पाकिस्तान आर्मी को बताया कि आप अब ऑपरेशन सर्च लाइट, विच वाज दिस जो टॉर्चर, किलिंग, जेनोसाइडल अटैक जो था ईस्ट पाकिस्तान, आप इसको शुरू कीजिए। और उनके दो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहले शेख मुजीब को अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान भेज दिया। दूसरा, उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी गए और स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स भी सबसे बड़े सपोर्टर्स थे शेख मुजीब के। और स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स, लिबरल्स, हिंदू कम्युनिटी, उन पे बिल्कुल पहले दिन से ही अटैक। और अब भी देखेंगे आज के दिन में, 21 जुलाई के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि वो, उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन ठीक है हम 5% करेंगे और 2% अन्य वर्गों के लिए, बाकी नहीं। तो इसके बाद कई स्टूडेंट्स ग्रुप ने अपने प्रोटेस्ट पे मोरेटोरियम लगा दिया था। और वो उन्होंने कहा था नहीं, हम प्रोटेस्ट बंद करेंगे, हमारे पास मांगे हैं, हम मांगों को सरकार के साथ बात करेंगे। तो एक्चुअली जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया था, उसके बाद स्टूडेंट्स की मांगे जो थी वो पूरी हो चुकी थी। और उसके पहले भी जो जो वायलेंस हुई थी, उसमें ये जो जमात इस्लामी के जो स्टूडेंट्स विंग है, इस्लामी छात्र शिविर, वो जब वो आ गए मैदान में, तब उन्होंने पूरा कब्जा ले लिया। क्योंकि पहले छात्र लीग और स्टूडेंट्स के बीच हो रहा था, क्योंकि छात्र लीग के स्टूडेंट्स के बीच इसलिए हो रहा था क्योंकि वो रजाकार के शब्द का इस्तेमाल करने का, वो उन्होंने, स्टूडेंट्स ने, कई स्टूडेंट्स ने उनकी ये मूवमेंट स्टार्ट कर दी। और जब छात्र लीग और रजाकार स्टूडेंट्स के बीच हो रहा था, तब जमाते इस्लामी आ गई। और फिर उसके बाद उन्होंने पूरा हावी हो गए और पूरी उन्होंने ले ली। बल्कि स्टूडेंट्स ने अपनी मॉनिटोरियम प्रोटेस्ट पे मॉनिटोरियम लगाया, फिर भी वो वायलेंस कंटिन्यू होती गई, होती गई, होती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और जब शेख हसीना ने चाहा कि वो
बंद करे किसी तरीके से। तो आर्मी में भी जो जमात इस्लामी की गुट है, बहुत तेज गुट है उनकी, और उन्होंने कहा कि नहीं हम फायर नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा कि शेख हसीना चले जाए। लेकिन 5 अगस्त को शेख हसीना के जाने के बाद जो वायलेंस अनलीश हुई बांग्लादेश में, उनके टारगेट्स बिल्कुल वही थे जो 1971 में जमात इस्लामी के थे। बल्कि पहले वो उन्होंने सारे जो लिबरेशन वॉर के मेमोरियल थे उन पे किया। जैसे कि शेख मुजीब के थे, उनका घर जला दिया, उनके स्टैचूज को तोड़ दिया। मुजीब नगर एक छोटा सा शहर है जहाँ प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी अप्रैल 1971 में, वहां गए, वहां सारे करीब 500 करीब स्टैचूज को उन्होंने तोड़ा। मतलब वो चाहते हैं कि लिबरेशन वॉर की जितने भी कोई मेमोरियल, कोई भी चीज हो, उसको तोड़ दिया जाए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की का स्टैचू तक उन्होंने तोड़ के मतलब जमीन पे फेंका। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, वो तो उनके नेशनल एंथम के पोएम को कंपोज किया है, जी अमर सोनार बांग्ला। जी। तो वीना जी हमने जी नहीं, तो ये मैं क्योंकि यही बिल्कुल जो हादसा, जो जो वायलेंस हुई, और फिर हिंदुओं पे आके, माइनॉरिटीज पे आके उन्होंने इतना वायलेंस किया, किलिंग, रेप, टॉर्चर, बिल्कुल जैसे 1971 में हुआ था। और पूरे देश में, ढाका में जो 2-3 हुए, वो तो कहते हैं कि चलो कोई स्टूडेंट्स आ गए, किसी ने आके बचा दिया, बट बाकी अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में कोई नहीं था बचाने वाला। पुलिस जा चुकी थी, पुलिस इज आउट ऑफ द पिक्चर, एंड सो इट वाज ए टेरिबल टेरिबल किलिंग वायलेंस। हाँ जी, आप कह रहे थे। अभी इस वक्त जिस तरीके से वहां पर माइनॉरिटीज हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, 47 वहां पर हिंदुओं की आबादी 28% थी, 72 में हिंदुओं की आबादी 15% थी, इस वक्त 8% है। तो क्या जो भी हालात हैं इस वक्त, वो 8% भी हिंदू की आबादी नहीं रहेगी? देखिए, इस वक्त मैंने देखा है कि जरूर उन पे बहुत हमला हुआ है, बहुत उनके लोग मरे हैं, घरों का नाश विनाश हुआ है, और लोगों की बिजनेसेस, क्योंकि हमारे जो वहाँ हिंदू मिनॉरिटी के लोग हैं, वो वेरी एक्टिव, वेरी डायनामिक, एग्रीकल्चर में काम है, बिजनेस में काम है। बिजनेसेस को जला दिया गया, तोड़ फोड़ की दी गई। और हर बार पे आप देख रहे हैं कि हर बार जो होता है वो रेफ्यूज के लिए भारत आते हैं। इस बार उन्होंने ये निर्णय किया कि हम यहीं रहेंगे। और सैटरडे को ढाका में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, से हजारों में लाखों में स्टूडेंट्स आए, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया। उन्होंने जो उनके खिलाफ वायलेंस हुई है, उनके खिलाफ हिंसा जो हुई है, उसके लिए कहा, और कहा कि हम बांग्लादेश के ही नागरिक हैं, हम यहाँ रहेंगे, हम अपनी हमारी मांगे पूरी करो। तो उन्होंने अपनी मांगे भी रखी। और संडे को पूरे विश्व में, यूके, यूएसए, कनाडा, सब जगह डेमोन्स्ट्रेशन हुई हैं। और उन्होंने कहा है कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, इसको जरा देखना चाहिए। और ये इसलिए कि पूरी दुनिया में, आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 अगस्त के बाद जो नरसंहार शुरू हुआ, उस पे जो है वेस्टर्न मीडिया, बीबीसी हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा ये रिवेंज अटैक है। उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं, मतलब जैसे उसको इग्नोर करना चाहते थे। और मैं कहती हूँ कि ये, अगर आप ये इग्नोर करें, और अगर कोई भी कभी सोच सकता है कि ये जो अत्याचार हुआ, जो स्टैचूज गिराई, ये स्टूडेंट्स का करना कि स्टूडेंट्स ने किया, ये बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट्स नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत पेट्रियाटिक हैं, और वो बल्कि चाहते हैं कि वो अपनी तरक्की हो, चाहते हैं कि स्थिति बिल्कुल सामान्य रहे, पीस रहे, स्टेबिलिटी रहे, डेवलपमेंट हो। वो नहीं करेंगे ऐसी चीजें, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल सिर्फ जमात इस्लामी का काम हो सकता है जो उन्होंने किया है। तो इसलिए भी जो पूरी दुनिया में अब ये फैल रहा है इसके बारे में कि ये गलत हुआ है। तो अब जो है सरकार, बांग्लादेश की सरकार, पहले तो इवन मोहम्मद यूनस, उन्होंने कहा, कुछ कहा ही नहीं, थोड़ा बहुत ही कहा। फिर उन्होंने कहा ये सेकेंड लिबरेशन है, ये सेकेंड लिबरेशन वो कह रहे हैं। मतलब कि ये सेकेंड लिबरेशन का मतलब क्या होता है, कि मतलब पहली लिबरेशन जो हुई थी 1971 में, उसके खिलाफ है ये। तो वैल्यूज जो लिबरेशन वॉर की थी वो खत्म हो जा रहे हैं। वो सिर्फ जमात इस्लामी का फायदा इसमें है, और किसी का नहीं है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि घटना उस शायद। वक्त हुई है जब ये घटना उस वक्त हुई जब इससे ठीक पहले, कुछ दिन पहले, शेख हसीना चाइना गई थी। लेकिन वहां पर जो एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल देना चाहिए, चाइना ने वो नहीं दिया। शी जिनपिंग ने अलग से मीटिंग के लिए वो सारी चीजें फैसिलिटेट नहीं की, और उसके बाद अचानक ये सब हो जाना। तो आप क्या देखते हैं कि इसके पीछे किसकी साजिश है? नहीं, ये तो बिल्कुल जाहिर है कि उनको पता था, क्योंकि साजिश यही है, जमात इस्लामी लेड
मिलिट्री कू है, ये इट्स मिलिट्री कू लेड बाय जमात इस्लामी। और उसमें उनके पीछे जरूर पाकिस्तान, यूएसए का हाथ है, और चीन को पता था, इसलिए 10 दिन पहले उससे 15 जुलाई को वायरल शुरू हुई है। शायद 10 या 12 जुलाई को वो वहां पे थी, चीन में। और उन्होंने बिल्कुल उनका अपमान किया है, उनको ना तो मीटिंग्स दी हैं कुछ, ना तो उनका रिस्पेक्ट किया, ना प्रोटोकॉल दी, और इकोनॉमिक एड जो असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहती थी, वो भी नहीं दिया। तो इसके जाहिर है कि क्यों ये चीन के लिए बहुत अनकैरेक्टरिस्टिक है, नॉर्मली वैसे करते नहीं है, किसी को अपने घर में बुला के ऐसे उसका अपमान नहीं करते हैं। बेशक ना बुलाएं वो अलग बात है, लेकिन किसी को बुला के फिर उसका अपमान करना, ये तो लगता था इसके पीछे जरूर ये बात थी कि उनको पता था क्या होने वाला है। उन्होंने सोचा कि अब हम शेख हसीना के साथ कुछ ना कुछ नहीं लेना कुछ देना, और खत्म कर दें इसका। यही हुआ। तो आपको लगता है कि भारत को कहीं ना कहीं चीजों को समझने में चूक हुई, इंडिया समझ नहीं पाया? और दूसरा कि क्या कुछ डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी जो इंडिया ने वक्त रहते नहीं उठाया? नहीं देखिए, अगर ये दिस इज अ वेरी वेल प्लान, ये जो पूरा प्लानिंग की गई, पता नहीं कोई कहता है साल भर से प्लानिंग करता है, 6 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। कहते हैं इलेक्शन के बाद जब शेख हसीना फिर आ गई और फिर वो स्थिति बिल्कुल सामान्य थी, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, वो तब सोचे थे कि अगर शेख हसीना आएंगी तो लोगों की अपराइजिंग होगी, लोग अपराइज करके इसके खिलाफ आ जाएंगे। तो वो तो हुआ नहीं, सब स्थिति सामान्य रही। तो तब से उनकी ये एक्टिव प्लानिंग चल पड़ी थी, कि ये कैसे कैसे करना है। और ये जो प्लानिंग थी, उसमें वही लोग शामिल थे जिसका अमेरिका की कांटेक्ट जमात इस्लामी से बहुत हैं, ताल्लुक कहीं हैं, पाकिस्तान के ताल्लुक जमात इस्लामी के साथ बहुत हैं, शुरू से रहे हैं। तो ये जो प्लानिंग जमात इस्लामी, इवन इन द आर्मी प्लानिंग जो है, वो सिर्फ उस गुट से हुई जो प्रो जमात इस्लामी है, और बाकियों से नहीं हुई। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह जो बांग्लादेश में भी थी, हम्म। वो उनको शायद इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि अब वो सारे लोग रिजाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब जाहिर है कि उनको पता नहीं था, और वो जो हमारे कॉन्टेक्ट वो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ हुई है। तो जहां तक हमारी मदद रही है, हमारी कोशिश रही है, हमने तो हमेशा चाहा है कि बांग्लादेश में प्रॉस्पेरिटी हो, डेवलपमेंट हो, पीस एंड स्टेबिलिटी हो। लेकिन ये जो इनकी प्लानिंग रही है, इसकी वजह से तो हमारे लोगों को कोई पता नहीं चला। क्या बांग्लादेश की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको बेहतर करने में हेल्प मिलेगी इससे? देखिए, इंतरिम सरकार तो बन गई है, उसमें मंत्री भी हैं, एडवाइजर भी हैं, अलग अलग उन्होंने पोर्टफोलियो को संभाला है। अभी तक पता नहीं चल रहा कि उनके प्लान्स क्या हैं, क्योंकि अभी जो है स्थिति बहुत असामान्य है। वायलेंस है, हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पुलिस पहले चली गई थी, अब धीरे धीरे पुलिस वापस आ रही है। पहले वो मोहम्मद बिल्कुल मोहम्मद यूनुस का किस तरह का स्टैंड रहा है इंडिया को लेकर? नहीं, वो तो चीफ है, लेकिन अभी तक कितने दिन हो गए उन्होंने अपना कोई बयान नहीं दिया है कि उनके प्लान्स क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं। वो और हमारी तरफ से ये इंतजार है कि वो तो बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं, उनके प्लान्स क्या है। वो भारत के साथ ट्रेड रिज्यूम करना चाहते हैं, जो आना जाना है, वीजा वगैरह, तो ये तो उनको कहना चाहिए ना पहले, कि अभी वो नई सरकार बना के आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको मैसेज दिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी के मैसेज में हमने कहा है कि हम चाहते, कंग्रेचुलेशन, आप संभालिए अपने नए पद को, और जो हिंदू और अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनका ख्याल कीजिए। ऐसे हम्म। हलचल, अस्थानीय, ये जो अनसर्टेनिटी है, इंस्टेबिलिटी है, ये नहीं होनी चाहिए। तो इसे अचीव करने के लिए अभी मोहम्मद यूनुस की तरफ से हमें पता होना चाहिए ना क्या करना। फिलहाल अभी देखा जाए तो उनके एडवाइजर हैं, वो अलग अलग किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये तौहीद हुसैन जो फॉरेन अफेयर एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच कोऑपरेशन थी, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं थी, ये ऐसे कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, शेख हसीना भी वहां तो हो जाएगा। तो बड़े कंफ्यूजिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स अभी आ रहे हैं वहां से, और नेगेटिव स्टेटमेंट्स भी बहुत हैं, एंटी इंडियन बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है, इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं वहां पे। तो ये सब चीजें हमें देखनी है कि वो क्या चाहते हैं। तो इसलिए वो जब वो कुछ कहेंगे तो हम जरूर, हमने तो अपनी तरफ से सिंसेरिटी दिखाई है जो हम क्या करना चाहते हैं। शेख हसीना और पर शेख हसीना पर जिस तरह का इंडिया का स्टैंड रहा, फिलहाल एक तरह से शरण दी है। और लेकिन बांग्लादेश के साथ एक ट्रीटी है जिसमें एक्स्ट्राडिशन को लेकर। तो ऐसे में जी। अगर बांग्लादेश शेख हसीना को मांगता है,
तो क्या लगता है इंडिया को क्या करना, क्या करेगा इंडिया उसके बाद? वेल, तब वो बात आएगी तो तब देखेंगे, क्योंकि उनके जो फॉरेन अफेयर एडवाइजर हैं उन्होंने इसके बारे में भी जिक्र किया कि अगर लॉ मिनिस्ट्री मुझे कहती है तो मैं एक्सेट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट कर दूंगा। लेकिन तब देखेंगे भारत की क्या पोजीशन है, क्योंकि शेख हसीना जी ने अभी तक बताया नहीं कि वो कहाँ रहना चाहती हैं, वो यहीं रहना चाहती हैं कि कहीं जाना चाहती हैं। तो उनके साथ भी उनकी रिक्वेस्ट जब आएगी वो सब देखी जाएगी ना, ये सब बातों को। तो जरूर भारत की सरकार तब देखेगी क्या है। आपको लगता है कि हिंदुओं को लेकर जिस तरह का गुस्सा बांग्लादेश में है, कहीं ना कहीं शेख हसीना को जो शरण दी है फिलहाल इंडिया ने, उसकी वजह से भी फूट रहा है गुस्सा वहां पर? नहीं, ये जो हिंदुओं के खिलाफ गुस्सा, ये तो शुरू से है। ये तो आपने खुद बताया है कि आंकड़ा कितना कम हो गया है। हिंदुओं का आंकड़ा बांग्लादेश में। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उन पे अटैक्स होते रहे हैं। हर एक बार जब भी कुछ हो जाए, दैट बीएनपी जब सरकार बनी थी 2001 में थी शायद, माय गॉड 5 महीने तक हिंदुओं पर हमला चलता रहा। तो ये जो कोशिश थी हमेशा कि हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए, लेकिन हमारे लोग बहुत वहां पे डट के हैं। वो अपनी जमीनों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपनी बिजनेसेस को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ये बहुत ही अत्याचार है, बहुत ही ज्यादा अत्याचार है। इसके खिलाफ हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। और इसलिए तो आपको लग आंकड़ा इतना। जी, आपको लगता है कि खालिदा जिया एक बार फिर से सत्ता में लौट सकती है वहां पर? अब देखिए, खालिदा जिया तो खुद में बहुत बीमार हैं, वो तो बहुत एल्डरली हो गई हैं, बीमार हैं। बल्कि 2-3 दिन पहले जब उन्होंने एक बयान दिया था, तब बहुत ही लगा था कि वो बहुत ही कमजोर हैं, व्हील चेयर में थी। शायद वो समझ भी पा रही हैं क्या वो पढ़ रही हैं, बहुत ही उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। लेकिन उनके बेटे हैं तारिक रहमान, जो लंदन में रेफ्यूज लेके 15 साल से बैठे हुए हैं। और अब यूके की सरकार इनकार कर रही है कि कोई हमारे साथ आए या नहीं आए। तो तारिक रहमान वापस आना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनको इजाजत नहीं दी गई है। तो मुझे लगता है इस लिहाज से कि ये जो इलेक्शन का मामला है, उनके यहाँ इलेक्शन जल्दी नहीं होने वाले हैं। और अभी तो स्टूडेंट्स के जरिए, वो सब कुछ स्टूडेंट्स के जरिए करवाते हैं और करवाते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, हमें रिफॉर्म चाहिए, हमें रिफॉर्म चाहिए। तो हम इलेक्शन इतनी जल्दी नहीं चाहते हैं, 3 या 6 साल का भी जिक्र हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन इतनी जल्दी, हालांकि बीएनपी चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो, लेकिन उनको भी कहा गया है। और उन्होंने अपना रवैया बदल दिया है और कह रहे थे कि हाँ, हम देखेंगे कब इलेक्शंस होते हैं। तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इलेक्शंस जल्दी होने वाले हैं, बल्कि ये जो उनका कंट्रोल है जमात इस्लामी का, वो उसी को रखेंगे। वो जी। बिल्कुल नहीं जल्दी में जी, इलेक्शंस करवाएंगे। बांग्लादेश में जिस तरह तख्ता पलट हुआ है इससे पहले, आप क्या मानते हैं कि शेख हसीना ने कुछ गलतियां भी की, ओपोजिशन को वो स्पेस नहीं दिया जो देना चाहिए था? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग तो हमेशा होती है। और कोई 15 साल लगातार सत्ते में रहे तो जरूर कुछ ना कुछ तो आप कह ही सकते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। और कोई ना कोई लोग, वर्ग के लोग, वो तो नाराज होंगे ही। तो ऐसे तो मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल जैसे कि तो आए एक एक चीज को उठा के पकड़ना कि ये गलत है या वो गलत है, ये भी ठीक बात नहीं होती है। क्योंकि सरकार तो ऐसी होती है कि आप निर्णय लेते हैं वो 100% सबको पसंद तो आता नहीं है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी तो जरूर थी ये बात। लेकिन जो जनवरी के इलेक्शन है और पहले इलेक्शन है, उसमें पूरी पॉसिबिलिटी थी कि बीएनपी हिस्सा ले। उन्होंने खुद इनकार किया। और अब तो लगता है कि ये एक साजिश ही थी कि वो इनकार करें और फिर बाद में कहें कि हमें भाग लेने नहीं दिया। तो पहले इनकार कीजिए और फिर बताइए सबको दुनिया में कि हमको ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे, हमें ज्वाइन नहीं करने दिया। तो यही वो सब कर रहे हैं और क्या। क्योंकि अगर वो देखिए 2009 में जो इलेक्शंस हुई हैं, जिसमें शेख हसीना को इतनी बड़ी मेजोरिटी मिली थी 2000, उसमें बीएनपी थे, सब कोई थे। फिर भी शेख हसीना को इतनी बड़ी मेजोरिटी मिली। और फिर उसके बाद जो है कहीं ऐसे इलेक्शंस हुई जिसमें बीएनपी ने इनकार कर दिया कि हम भाग नहीं लेंगे। इस बार भी वही कहा। सो ये कहना कि अगर वो, मैं तो कहती हूँ कि अगर वो आते वो जरूर बहुत सीट जीते, जरूर जीते। तो बल्कि वो बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है शेख हसीना के लिए। बट वो नहीं आए। उन्होंने, अब वो कह रहे हैं कि हमें आने नहीं दिया। सो ये तो एक अलग चीज है ना। जी, शेख हसीना के खिलाफ ढाका में हत्या का केस दर्ज हुआ है। अब क्या लगता है आपको कि शेख हसीना की वापसी कभी हो पाएगी बांग्लादेश? देखिए, वो तो
फिजिकल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है, और अगर फिजिकल सिक्योरिटी, अब देखते हैं सिचुएशन कैसे बनती है, वहाँ इलेक्शंस कब होते हैं, वो जा पाएंगी कि नहीं जा पाएंगी, ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। अभी तो इलेक्शन की बात हो ही नहीं रही है, अभी तो इलेक्शन का जिक्र ही नहीं हुआ। जो पहले उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी है, इलेक्शन है, सेक्युलरिज्म है, वो सब कोई उन चीजों की बात हो ही नहीं रही है। अभी तो वो सब सोच रहे हैं कि उनके अपने जो इतने प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम थे, जो भारत ने बांग्लादेश के साथ शुरू किए थे, और जो चीन ने भी शुरू किए थे, और जो चीन चाह रहा है कि वो करे, अब उन पे होगा ना कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट करेगा, और भारत की जो प्रोजेक्ट्स है वो कौन करेगा, ये सब चीजें हैं। तो इट्स वेरी सीरियस प्रॉब्लम, इट्स बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि ये जो हमने एक दो दिन जी इनका हमने एंड नहीं देखा होने कि वाला। जी हमने देखा कि चीन लगातार किस तरह से अपने इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, वो चाहे श्रीलंका की बात हो, म्यांमार की बात हो। आ, अब बांग्लादेश में जो टर्मोइल है, चाइना का कनेक्शन, तो आप क्या देखते हैं कि इंडिया के लिए कितना बड़ा कंसर्न है ये? इंडिया के लिए जरूर एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें इसे देखना है कि इसका मकसद, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ जा रहे हैं, वेयर इज इट गोइंग टू। ये जो सत्ता में आए हैं जमात इस्लामी का जो और जो हुआ है, उनके रिप्रेजेंटेटिव तो इंटरिम सरकार में भी हैं। तो ये अपना कोई प्रोग्राम अनाउंस करें क्या करना चाहते हैं, फिर हम देखेंगे ना क्या है। तो इसलिए इस वक्त पे हमें तो सिर्फ देखना है कि क्या क्या हो रहा है और इसका मतलब क्या है। अब ये कहना कि जैसे स्टूडेंट्स ने चीफ जस्टिस के ऑफिस को सराउंड कर लिया और कह दिया कि आप रिसाइन करो, ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? ये कहने के लिए भी या दिखाने के लिए कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो इससे तो बड़े बड़ा फिक्र हो जाता है कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट को उन्होंने आईटी का मंत्री बना दिया है। अब देखिए, ये तो स्टूडेंट है, उसे अपना कोर्स खत्म करने दीजिए, उसने अपनी पढ़ाई खत्म करने दीजिए, उसे आगे जो अपनी दुनिया में करना है वो करे, और आगे करे। उनको आईटी का मिनिस्टर बना दिया। आईटी के बारे में उनको कुछ पता है नहीं पता है, क्वालिफिकेशन तो कोई है ही नहीं, बिकॉज वो अभी स्टूडेंट हैं। सो इट्स वेरी वरिसम, बहुत आई वुड से जी। खतरनाक इसमें सिचुएशन। इसमें अमेरिका का भी एक तरीके से आ रहा है नाम, कि अमेरिका का भी हाथ है, तो उसका क्या कुछ इसमें हित हो सकता है, क्या उसका इंटरेस्ट हो सकता है इसमें? अमेरिका का ये है कि अमेरिका हमेशा जमात इस्लामी का सपोर्टर रहा है, और वो उन्होंने हमेशा से यही कहा है कि जमात इस्लामी एक मॉडरेट इस्लामिक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और वो सत्ते में आ सकते हैं। तो अभी वो आ गए हैं सत्ते में, और फिर अमेरिकन अमेरिकन गवर्नमेंट, वेस्टर्न गवर्नमेंट, वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनस के साथ बहुत मिले जुले हैं, उनका बहुत क्लोज रिश्ता है। तो अब वो बन गए हैं हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। तो बन गए हैं, तो अब देखिए, बताएं तो सही कि वो क्या करना चाहते हैं आगे से। ये अभी तक हमें कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ क्लैरिटी नहीं है। अब ये जो है, हर एक अलग अलग एडवाइजर अपना अपना बयान दे रहा है। अब बयान काफी कॉन्ट्रडिक्टरी भी हैं, और काफी तक कहते हैं कि काफी कोशिश तो बिल्कुल ये की जा रही है कि भारत के ऊपर दोष लगाएं। अब हमारा जो कल्चरल सेंटर था वहां पे उन्होंने तोड़ दिया, हमारे जो इंडियन रेस्टोरेंट था उसको भी तोड़ दिया, जला दिया, राख कर दिया। और इतनी असामान्य स्थिति है कि हमारे लोग वापस आ गए हैं, फैमिली जो सारे हैं वो वापस भारत आ गए हैं, और जो वीजा सर्विसेज वो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। इतनी सारी तादाद में वीजा देते थे, वो सब अब बंद हो गया है। तो क्योंकि हम सबसे पहले सिक्योरिटी चाहते हैं, और सबसे पहले तो यही चाहेंगे कि हमारी सिक्योरिटी बनी रहे। सो ये बात देखने वाली है कि क्या आश्वासन मिलेंगे वहां की आपको सरकार प्रेजेंट से। सिचुएशन में क्या लग रहा है कि यूएन को दखल देना चाहिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरीके से आ सकता है इस पर, बांग्लादेश को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। यूएन आके क्या करेगा? यूएन अगर ये सोचते हैं कि आर्मी ने किया है, तो जरूर आर्मी को पीस कीपिंग ऑपरेशन से बंद करना चाहिए, लेकिन ये होने नहीं वाला, क्योंकि अमेरिका तो इसको होने नहीं देगी। तो आर्मी लेड गवर्नमेंट है, तो जरूर पीस कीपिंग ऑपरेशन में उनको नहीं भाग लेना चाहिए। उसके अलावा यूएन क्या कर सकता है? अब यूएन आके देखे, उन्होंने जो इतने हादसे हुए हैं हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ, उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक अभी मेरे ख्याल कल या किसी दिन कुछ जनरल सा स्टेटमेंट आया है, और उन्होंने कुछ ये इंटरेस्ट नहीं जताया कि हम कुछ कहें कुछ करें ना। उन्होंने अपनी मतलब देयर लैक ऑफ पॉसिबिलिटी टू हेल्प, ये बिल्कुल जाहिर है। लगता है कि वो बिल्कुल दे कैन डू नथिंग, दे कैन डू नथिंग। बट दूसरी तरफ से
उनके यूएन के जहन में, सिक्योरिटी काउंसिल के जहन में ये सब आना चाहिए। ये क्या हो रहा है बांग्लादेश, लोगों की मौत हो रही है, लोगों पे अटैक किया जा रहा है, ये तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक सिचुएशन नहीं है। तो जरूर इसके बारे में पूरी दुनिया में ये आवाज फैलानी चाहिए, जरूर। जी। अब वो करे एक ना करें, यूएन करे ना करे, बट बताना तो जरूर चाहिए। एक आखिर में सवाल मैम कि जिस तरीके से हालात है अभी बांग्लादेश में, अगर मास मूवमेंट वहां से होता है, क्योंकि भारत ने बॉर्डर पे अलर्ट कर रखा है, लेकिन ऐसे में अगर मास मूवमेंट होता है, माइग्रेशन होता है, तो फिर उस वक्त क्या कुछ इंडिया का स्टैंड रहेगा, क्या करेगा इंडिया? हाँ, ये तो हमने देखा है कि 500-600 लोग एक जगह में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने, बीएसएफ के लोगों ने उनसे बातचीत की है, उनको बताया है कि भाई आप ऐसे ना कीजिए, लाइक दैट। सो और आप रहिए, आप, हम आपको एडमिट नहीं कर सकते हैं, आप अपने देश में रहिए। तो अभी तक तो ये ठीक है। लेकिन ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये इट कैन हैपन, बट लेकिन हमारे फौज को, हमारे बीएसएफ को, हमारे लोगों को बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और हमें देखना पड़ेगा कि बॉर्डर का उल्लंघन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में बॉर्डर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे, क्योंकि इजाजत के बिना बॉर्डर का उल्लंघन करना ये बिल्कुल गलत बात है। ये होना नहीं चाहिए बिल्कुल। जी। तो जाहिर तौर पर आपका ये कहना है कि इंडिया का जो स्टैंड है अभी फिलहाल वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, और जब तक नई सरकार की तरफ से कुछ स्टैंड क्लियर नहीं होता, इंडिया को फिलहाल को प्रोएंड को वाली स्थिति में, स्टेटस क्यू वाली स्थिति में रहना चाहिए फिलहाल, पेशेंस रखना चाहिए। और एपी हाँ, लैब हमने पॉडकास्ट को आपने ये, वक्त दिया। जी 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 जी। जी मैम, नहीं, आखिर में मैं कुछ कहना चाहिए? इसलिए, हाँ जी, मैं इसलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ही गहरे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कितने प्रोजेक्ट्स हैं हर एक एरिया में। कोई भी एरिया आप लीजिए, हेल्थ हो, सिविल एविएशन हो, डिफेंस कोऑपरेशन हो, बहुत ही है। तो इसलिए भारत तो जरूर चाहेगी कि ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू हो, लेकिन उनकी तरफ से एक सिग्नल आना बहुत जरूरी है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका क्या है कि वो क्या करना चाहते हैं। और अगर वो नहीं चाहते हैं कि प्रोजेक्ट कंटिन्यू करें, तब हमको देखना है कि वो उसके बाद हम क्या कहेंगे। लेकिन फिलहाल तो उनसे हमें खबर चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट है या बांग्लादेश, जो भी है हम अपनी तरफ से कर लेंगे, लेकिन खबर उनसे आनी चाहिए। जी, एपी लैब पॉडकास्ट को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया मैम आपका। थैंक थैंक यू, थैंक यू।